हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर अधिगम। दोस्तों जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भारतीय इतिहास की एक वीडियो आपको दूंगा और आगे भी मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये हो गई है कि पीडीएफ ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से चीज़ों को एक बार में देना थोड़ा मुझे टिपिकल लग रहा है, क्योंकि चीज़ें मेरे लिए टिपिकल हैं। क्योंकि मैं पहली बार लॉन्ग वीडियो, हर कोई पहली बार ही बनाता है दोस्तों, तो छोटी छोटी पीडीएफ को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जो है पहली बात तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और दोस्तों इतिहास एक बेहतरीन घटना होती है जो आज होने वाली घटना होती है, और हम उसे फिर जाके भविष्य में जब पढ़ते हैं तो वही इतिहास होता है। और दोस्तों इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये ज़रूरी होती है, इतिहास में जो भी हुई गलतियां हैं उन्हें हम दोबारा कभी ना दोहराएं। इसलिए हमें किसी भी देश के या किसी भी राष्ट्र के इतिहास को पढ़ना ज़रूरी होता है। बहुत सारी गलतियां जो इतिहास में, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं दोस्तों। तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेट मेरी इस पीडीएफ, आप सिर्फ मेरी ये जो पीडीएफ चल रही है इसी के बारे में ही सोचेंगे। इसके अलावा आप पढ़ते वक्त किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। और आप विश्वास मानिए कि आप जितनी भी देर मेरी ये वीडियो चल रही है, आप उतनी देर मेरी वीडियो पे बने रहेंगे लास्ट तक, तो निश्चित रूप से जो भी मैं इस पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद होंगी और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, टीचर अधिगम। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में भारतीय इतिहास पढ़ाना है। और चैनल पर को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो कम से कम आप खुद तो करिए ही, लेकिन आप अपने 10 से 20 मित्र को शेयर भी करिए। और आप, ये चैनल हमारा चैनल नहीं, ये चैनल हम सब का चैनल है। और दोस्तों ये एक स्टडी से रिलेटेड चैनल है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, मैं इन चीज़ों को खुद पढ़ता हूँ और इसके बाद मैं आगे चैनल पर डिस्कस कर देता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे भी कंफर्म हो जाती हैं, इसीलिए मैंने चैनल मेरा बनाने का यही मोटिव है कि जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ वो चीज़ें जैसे मैं डिस्कस कर दूँगा तो वो चीज़ें मुझे भी याद हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यूपी SSSC पेट है उसमें उसका जो पाठ्यक्रम है वो भारतीय इतिहास में 5 अंक का है। 5 अंक आने हैं। 5 अंक में से क्या क्या आना है? सिंधु घाटी सभ्यता पूछेगा, वैदिक साहित्य पूछेगा। बौद्ध धर्म में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। बौद्ध धर्म आपको गौतम बुद्ध की जीवन और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। गौतम बुद्ध, खासकर गौतम बुद्ध में अगर देखा जाए बौद्ध धर्म में तो गौतम बुद्ध ही इम्पॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा और गौतम बुद्ध, और इसके बाद फिर जैन धर्म में हमें क्या पढ़ना है? जैन धर्म की जीवनी और शिक्षा। अब इसमें हम एक मिस्टेक हो गया है, हमें महावीर को पढ़ना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी को पढ़ना है। और फिर गुप्त वंश में हमें किसे पढ़ना है? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त में को पढ़ना है। और मौर्य वंश में हमें किसको पढ़ना है? सम्राट अशोक को से पढ़ना है। हर्षवर्धन में पूरा हर्षवर्धन पढ़ना है। राजपूत काल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और एक लिमिटेड सिलेबस है, जो चीज़ें पाठ्यक्रम में दी हैं हमें उन्हें ही पढ़ना है और इसके अलावा हमें कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। आप बहुत सारी वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप भटकेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अब दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे। ये सभी सल्तनत काल में आ जाएंगे। और गुलाम वंश में, मुग़ल साम्राज्य में आप जानते हैं आपको
पढ़ाया जाएगा बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक, और मराठा में शिवाजी से लेकर तमाम जो मराठा साम्राज्य अब्दुल शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो लास्ट युद्ध हुआ है उसके बारे में, ब्रिटिश राज्य का बुद्ध एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बारे में भी हम इसी में जानेंगे। ब्रिटिश राज्य का आर्थिक महत्व, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भारत में ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या रहा है। इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत ही लंबे समय 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1947 में देश आज़ाद हुआ। ये मान के चलो 250 साल तक इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, शासन किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें तो उन्होंने हम लोगों को अच्छी दे के गए हैं और कुछ चीज़ें बहुत ही विनाशकारी चीज़ें हैं। जैसे कि तमाम शिक्षा नीतियां हैं जो अभी भी अंग्रेज़ी शिक्षा हुकूमत के अनुसार ही चलाई जा रही हैं, तो उनमें भी परिवर्तन, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। और चलिए आगे देखते हैं। अब पहला टॉपिक आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए इसमें 3 चीज़ें आई हैं, सिंधु घाटी और सभ्यता। सभ्यता अगर हम अपनी भाषा में कहें तो सभ्यता का मतलब ये होता है कि एक रहने का ढंग, रहने का और बसने का और आपकी क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप का एक ढंग होता है कि आप किस परिवेश में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, आप क्या खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सभ्यता में आएंगी। और घाटी का अभिप्राय मैं लगाता हूँ कि जैसे नदियाँ होती हैं, नदियाँ, जितने भी नगर हैं दोस्तों, जितने भी नगर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है नगरों को बसाने में। तो ये अब सिंधु घाटी, सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है जो आपको पश्चिमी क्षेत्र में, पंजाब के साइड आप पश्चिमी साइड कह रहे हैं, उत्तरी क्षेत्र पंजाब के साइड आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सिंधु नदी के बारे में देखने को मिल जाएगा। अभी भी जीवित नदी है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब एक अगर शब्द में जाने तो सिंधु घाटी में, सिंधु नदी घाटी में जो विभिन्न प्रकार के नगर और सभ्यताएं विकसित हुई थी, वही सिंधु घाटी सभ्यता है। विकसित हुई थी का मतलब क्या है कि क्या ये सभ्यताएं अभी भी जीवित हैं? तो नहीं, ये इन सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं, तमाम साक्ष्य मिले हैं। तो उन्हीं साक्ष्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे अभी तमाम नगर हैं और कोई आकस्मिक आपात या और कोई चीज़ें आ जाती हैं तो नगर नष्ट हो जाते हैं, तो फिर एक लंबे अरसे के बाद खुदाई होगी, फिर हम लोग निकलेंगे। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो संरचना कैसी है? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। युग कैसा था? तो युग की बात करें तो ये कांस्य युगीन था। कांस्य युगीन से मतलब यहाँ इस सभ्यता में, इस युग में जो है सबसे ज़्यादा कांसे का प्रयोग किया गया था। नदी घाटी तो आप जैसा आपको बता चुके हैं कि सिंधु नदी घाटी, काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल था। और वस्तुएं क्या क्या मिली हैं? 100 मिला है, अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, बहुत सारी चीज़ें, मेकअप की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं दोस्तों। बहुत सा मज़ा आएगा पढ़ने में, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, शेयर करेंगे तभी मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और शेयर करेंगे तब तो काफ़ी मज़ा आएगा। और स्थान की बात कर दें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, रोपड़, दाइमाबाद, मांडा, सुतकोंगेडोर, लोथल, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी अभी इस समय सबसे बड़ा स्थल हो गया। इसके पहले जो है मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा।
और इस समय राखीगढ़ी जो है गुजरात वहाँ है, हरियाणा में है, तो वो सबसे बड़ा स्थल था। तो देखिए प्रमुख राज्य और उनके स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है इस समय। सुतकोंगे डोर दस्तक नदी के, सुतकोहे ये सौदाकोर नदी के किनारे है, बालाकोट बियार नदी के किनारे हैं। अब सिंधु क्षेत्र में अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो, चुनहोदड़ो, जूरीदड़ो, आली मुराद, ये 4-5 हैं जो सिंधु क्षेत्र में आते हैं। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान जो है वो कालीबंगा वहाँ का क्षेत्र है। हरियाणा की बात करें राखीगढ़ी है। सॉरी, मैंने आपको अभी थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि गुजरात में है। गुजरात में नहीं, राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बनावली है, मीठा तल है, बालू है। इसके बाद फिर पंजाब की बात करें, पंजाब में रोपड़ है, चक 86 है, कोटा निहंग है। फिर गुजरात में बात करें लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ से विभिन्न देशों में व्यापार किए जाते थे। बहुत सारे व्यापार का साक्ष्य यहाँ पर मिला है, अभी विस्तार में पढ़ेंगे। रंगपुर, सुतकोतरा, धौलावीरा और पाटन। धौलावीरा को अभी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की ये पहला कोई पूरा स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पूछ सकता है दोस्तों, तो धौलावीरा है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हड़प्पा के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। हड़प्पा है क्या? हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है, यहाँ पे है ये अभी भी। और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। ये रावी नदी पर है और इसकी जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी। यहाँ पे मिला क्या क्या है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। शव दफनाने की प्रथा है दोस्तों यहाँ पर। अभी भी शव को देखो, अब धर्म के अनुसार हो गया है। हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है और मुस्लिम धर्म में और क्रिश्चियंस में भी शव को दफनाया जाता है। तो दोस्तों उस समय जो है शव को दफनाने की प्रथा थी। बृहत अन्नागार मतलब अब आज का जो गोदाम है उसको कह सकते हैं। गोदाम के तरीके का एक आकार मिला है जहाँ पे अन्न संग्रह किया गया है। और शंख से बने बैल, मतलब चित्रकारी में भी, ये किसी नक्काशी में भी, जैसे इस समय लकड़ियों पर नक्काशी की जाती थी, तो वैसे शंख से बने बैल का साक्ष्य। मछुआरों का चित्र यानी मछली पकड़ने का भी साक्ष्य मिला है। और स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों, हिंदू धर्म में भी स्वास्तिक चिन्ह का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, एक सेकंड फिर से बनाते हैं, ऐसे बनता है स्वास्तिक चिन्ह। और इसका प्रयोग हिटलर ने भी किया है। इसके पीछे का बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि हिटलर ने इस चीज़ को क्यों प्रयोग किया था। और अगर किसी को पता है तो आप जो है बताइएगा। कहीं पर भी जल्दी से आपको मिलेगा नहीं कि हिटलर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस चीज़ को मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। और प्रमुख खाद्यान्न की बात करें तो यहाँ पर गेहूँ और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है दोस्तों ये गेहूँ और जौ के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं। तो लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि परीक्षा हमें भी देनी है। तो जो चीज़ें मुझे लगी कि हाँ ये चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें हमारे पास एक जगह पे होनी चाहिए। और परीक्षा टाइम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो हम पीडीएफ ही पढ़ सकते हैं। और तो पीडीएफ को कलेक्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम खोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो की है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला। और इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी। अब देखिए यहाँ पर शवों को जलाने का जो है वो साक्ष्य मिला है दोस्तों। अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला था। और मोहनजोदाड़ो की बात करें तो यहाँ पर शवों को जलाने का साक्ष्य मिला है। और एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। और घोड़े के दांत, दोस्तों अस्थिपंजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अस्थिपंजी की बात अभी दूसरे
जगह हम डिस्कस करेंगे। तो अस्थिपंजर नहीं, घोड़े का साक्ष्य यहाँ मिला है। पशुपति की मूर्ति, पशुपति की बात अगर कर लें तो शिव की मूर्ति, शिव ही पशुपति हैं ऐसा माना जाता है दोस्तों। यानी अब हम कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि पहले भी हिंदू धर्म था दोस्तों। हिंदू धर्म का साक्ष्य अगर हम कहें तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा में देखिए स्वास्तिक का चिन्ह मिल गया और मोहनजोदाड़ो में पशुपति की मूर्ति मिल गई। तो ऐसा कह सकते हैं कि हिंदू धर्म उस समय दोस्तों अपने चरम उत्कर्ष पर था। चलिए नेक्स्ट, चुनहोदड़ो की बात कर लें। चुनहोदड़ो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और इसकी जो खोज की थी वो गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। और नदी की बात करें तो सुंद नदी, यह मिला है सीप, यहाँ पे सीप मिला है। मुद्रा बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंट मिली है, कंगा मिला है, लिपस्टिक मिली है, चूहे का पीछा करती हुई बिल्ली के पदचिन्ह मिले हैं, 4 पहिया वाली गाड़ी। अब दोस्तों देख लीजिए कितने हाईटेक थे लोग, कंघी करते थे, यानी उस समय कंघा, लकड़ी का कंघा मिला है। लिपस्टिक, यहाँ की औरतें जो है श्रृंगार भी करती थी दोस्तों। कंघा और लिपस्टिक यानी श्रृंगार, यानी मेकअप में भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व थे। सोच लीजिए दोस्तों कि ये उस समय की कितनी अच्छी सभ्यता रही होगी, जो एक आपदा, किसी आपदा या बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है या कोविड जैसी महामारी हो सकती है, उस महामारी का शिकार भी हो सकती है ये सभ्यता। कुछ अभी क्लियर साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों कि ऐसी सभ्यताएं कैसे ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है और रंगनाथ राव ने 1955 से 62 में इसकी खोज की थी। ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ बाजरा धान के साक्ष्य मिले हैं और बंदरगाह, तांबे का कुत्ता और दिशा मापक यंत्र। दोस्तों अब दिशा मापक यंत्र यहाँ पर मिल गया है। तो दिशा मापक यंत्र जब यहाँ मिल गया है तो हम दिशा मापक यंत्र का प्रयोग हम क्यों करेंगे? जैसे अब हम समुद्र में इस समय रडार का प्रयोग करते हैं, तो दिशा मापक यंत्र का हम प्रयोग इसीलिए कर सकते हैं कि समुद्री यात्राएं कुशल रही होंगी। जिस समुद्री यात्राओं का यहाँ पर प्रचलन बहुत ज़्यादा रहा होगा दोस्तों। बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक जगह पे जहाज़ों के रुकने का भी साक्ष्य मिला है। और ये जो धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है दोस्तों, ये बंदरगाह से ही मिला है। तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ ये मतलब लोथल वाला ये जो क्षेत्र है धान और बाजरे का प्रमुख उत्पादक रहा होगा उस समय, ऐसा संभावनाएं ही की जा सकती है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। कालीबंगन की बात कर दें तो राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला, बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसकी खोज की 1953 में। ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर मिट्टी की चोड़ियाँ देखो, यहाँ पर भी अब देखिए धीरे धीरे प्रसाधन के समान स्त्रियों के जूते हुए खेत, मिट्टी के खिलौनों के भी साक्ष्य मिले हैं। मन के यानी घड़े बनाने, यानी इस समय लोग घड़ों का भी उपयोग करते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। बनमाली हरियाणा का हिसार ज़िला है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की है। रंगोई नदी है, यहाँ से सरसों के साक्ष्य मिले हैं। सलखड़ी मिली, सलखड़ी की मुद्राएं मिली हैं दोस्तों। सलखड़ी अब हम कह सकते हैं कि मिट्टी की पकी हुई कुछ चीज़ें होती है, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी की कोई चीज़ बना दीजिए और वो पक जाए, तो उसी तरीके से कुछ होती है सलखड़ी। और पकी हुई ईंट मिली है, मोहर मिली है। जो मोहरें मिलती हैं दोस्तों उस समय रबड़ या इस तरीके से लकड़ी पर इस तरीके की नक्काशी नहीं, जो भी नक्काशी होती थी वो मिट्टी पर ही होती है। तो जो मोहरें उस समय मिली थी दोस्तों वो मिट्टी की ही बनाई गई, मिट्टी की मोहरों को बना लिया जाता था, उसे पका लिया जाता था, फिर उसे इस समय के तरीके से प्रयोग किया जाता था मोहरों का प्रयोग। और सर्वाधिक पकी हुई वस्तुओं का बात करें तो सबसे ज़्यादा बनमाली से जो भी वस्तुएं मिली हैं सबसे ज़्यादा पकी हुई मिली हैं। अब पाकिस्तान सुतकोंगे डोर, ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्री तट के किनारे स्थित
क्षेत्र है। और ऑरेंज स्टाइल और जाल डल्स ने 1927 से लेकर 1962 तक इसमें लगे रहे, तब इसकी खोज कर पाए हैं। और ये दस्सक नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या मिला, यहाँ पर घोड़े के अस्थिपंज मिले हैं दोस्तों। कन्फ्यूजन पॉइंट जो एग्जामिनर बनाएगा दोस्तों, वो घोड़े के अस्थिपंज की बात अगर कर लें तो सुतकोंगे डोर से मिला है, लेकिन अभी हमने घोड़े के दांत की बात की थी। तो आप तो पढ़ चुके हैं, तो आप कमेंट में बताएं कि घोड़े के दांत किस जगह से मिले थे। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट स्लाइड। कुछ महत्वपूर्ण बातें एवं मान्यताएं दोस्तों, उसके बारे में हम जान लेते हैं। परीक्षा के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के किनारे है। अगर सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल पूछा जाए तो मांडा है, मांडा सिंधु घाटी, और ये जम्मू कश्मीर में। सुतकोंगे डोर सबसे पश्चिमी स्थल है, ये इसमें पाकिस्तान का एरिया हो गया है। दाइमाबाद महाराष्ट्र ये सबसे दक्षिणी एरिया है। और सबसे पूरब में जो है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर इस समय उत्तर प्रदेश का जो मेरठ वाला ज़िला है, मेरठ और गाज़ियाबाद, वहाँ पे है ये। और मात्र सत्रात्मक का मतलब ये है, ये इस समय की जो सभ्यता थी, ये सारी सभ्यताएं वो मात्र प्रधान थी। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा पितृसत्तात्मक सारी चीज़ें होती हैं, जो भी आदेश होता है वो पिता ही लेते हैं। और भाव चित्रात्मक की बात कर दें दोस्तों, चित्रों के माध्यम से अपने भाव को इस समय दोस्तों इस सभ्यता की जो लिपि है उसे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है दोस्तों। अगर पढ़ी जा सकेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी आसान होगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे दोस्तों कि क्या ही बताया जाए। ये बिना बिजली की ऊर्जा का प्रयोग कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और भवनों का निर्माण ग्रिड पद्धति से करते थे। ग्रिड पद्धति की बात हम अगर करें तो जो भी गलियां होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इसके बाद जो दरवाजे होते थे वो चारों तरफ जिस तरह भी रास्ते होते थे वो उस तरफ दरवाजे खुलते थे। जल निकासी के लिए पक्की ईंट से बनी नाली का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। अब नाली की बात कर लें दोस्तों, इस समय सीमेंट और सारी चीज़ों की नाली बनी होती है। तो उसी तरीके से ये लोग सीमेंट और उन बहुत सारी चीज़ें जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, केमिकल चीज़ें होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। वो लोग मिट्टी से बनी हुई पक्की ईंटें बनाते थे और उनसे नालियों को बनाते थे। या आप देख लेंगे अभी इस समय सीमेंट से पूरी की पूरी ढलाई होती है नालियों की और उसको ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से ये पूरी की पूरी मिट्टी से नाली बनाते थे और उसे पकाकर फिर शिफ्ट कर देते थे। इन सारी चीज़ों का साक्ष्य, कोई भी चीज़ मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ों का साक्ष्य आपको मिला है दोस्तों। और इसके अवशेष भी मिले हैं, बहुत सारे म्यूजियम में भी हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने बताया है ये सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें सार्वजनिक है दोस्तों, कुछ चीज़ें सार्वजनिक नहीं हैं और टिकट देना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। चीज़ें देखने को भी मिल जाती हैं दोस्तों। तो आप लोग देखना चाहें तो आप हम बताएं जो चीज़ें, उन जगहों पे आप जाके टहल सकते हैं, इच्छुक हो तो। नहीं तो पढ़िए और नौकरी वोकरी लीजिए, इसके बाद फिर घूमिए। अपना घूमना तो है ही दोस्तों। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपका एक होमवर्क है, आप इस होमवर्क को ज़रूर करिए दोस्तों। ये HW है, आप लोगों को HW भी मैं दे रहा हूँ। HW ये है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब करवाइए, दबा के सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करवाएंगे ना, अभी 2-4-10 लोग ही आए तो मज़ा आए, लेकिन अब ये इतना भी नहीं आ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर
कि आप 3 से 4 दिन में 500 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं होते दोस्तों। अगर आप कोशिश करें तो मैं मानता हूँ कि एक दिन में भी हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपका कमेंट हमें आप सुझाव के रूप में दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी स्टूडेंट हूँ और चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ दोस्तों। तो आप अपना कमेंट हमें ज़रूर, जो भी देखें, आप इस चीज़ को मिस कभी भी ना करें। आप कमेंट ज़रूर किया करिए दोस्तों, अच्छी बनी है, बुरी बनी है, कैसी बनी है, क्या बनी है। आप वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।